फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए, जैसे हमने आप लोगों से पहले ही फेसबुक पर बोल रखा था कि हम आज संस्कृत पढ़ाएंगे। कक्षा 10 के लिए हम संस्कृत पढ़ाएंगे। यहाँ आप लोग नोट कर लें, कक्षा 10। वैसे 10th में अक्सर बच्चे संस्कृत में फ़ेल हो जाते हैं। मैंने बहुत बार, जब से मैंने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है और अभी तक मैं लगभग देख रही हूँ कि लगभग बच्चे संस्कृत में ही फ़ेल हो रहे हैं, जबकि संस्कृत हमारा देवभाषा है। संस्कृत में हमें फ़ेल नहीं होना चाहिए। तो आइए, हम आज आप लोगों को कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th के लिए संस्कृत पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, जैसे हिंदी को पढ़ते हैं तो हिंदी से पहले हिंदी के शुद्ध नॉलेज के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ता है। उसी तरीके से संस्कृत के शुद्ध नॉलेज के लिए संस्कृत व्याकरण पढ़ना जरूरी। वैसे कक्षा 10 में, 10th में 40 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है, 40 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है। तो अगर आप लोग व्याकरण भी शुद्ध से पढ़ लेंगे तो फेल होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए हम आज व्याकरण पढ़ाएंगे। तो संस्कृत व्याकरण में किसी भी, चाहे संस्कृत व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो या फिर ग्रामर हो, सब में पहला आता है वर्ण। तो वर्ण लिखने के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अगर आप लोग इसका डेफिनेशन नहीं भी लिख पाए तो हम इसके बाद लिखवा देंगे। तो लिखने की सबसे छोटे इकाई को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो हम लोगों, जैसे किताबों में लिखा हुआ है, हम लोग मानते भी हैं, माहेश्वर सूत्र। जैसे जब माहेश्वर सूत्र का मतलब हुआ कि जब शिव जी तांडव कर रहे हैं तो उनको लास्ट में, नृत्य के लास्ट में उन्होंने 4 बार डमरू बजाया था, उससे 14 वर्ण उत्पन्न हुआ था। इस तरीके से आप लोग अगर संस्कृत पढ़ना जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो जो बच्चे संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं वो नीचे कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। वैसे आप नंबर ऐड कर लीजिए 75 ये नंबर ऐड कर लीजिए। जिन बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन संस्कृत पढ़ना हो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिन बच्चों को इस साल क्रॉस लग गया हो संस्कृत में तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम गारंटी से संस्कृत पढ़ाएंगे कि वो अगले साल, अगले वर्ष में जब संस्कृत में वो फेल नहीं होंगे। तो आप लोग नंबर नोट कर लें, 7568955081। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना नंबर डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। और जिन बच्चे को भी ऑफलाइन भी पढ़ना होगा तो पटना में हमारा इंस्टीट्यूट है, कंसेप्चुअल फिजिक्स क्लास है, उसमें आप एडमिशन लेके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और अभी तो वैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आप जूम से पढ़ना चाहें तो भी हम पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग पहले माहेश्वर सूत्र, तो माहेश्वर सूत्र नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंच वारम उद्धतुर्काम सनकादि सिद्धि नेतद विमर्श शिव सूत्र जला। ऐसे इसको श्लोक में डिवाइड किया गया, उसको मतलब कि 14 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जो इस तरीके से लिखा। अगर इस चीज़ को आप लोग को लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे संधि पढ़ेंगे तो माहेश्वर सूत्र का बहुत काम आएगा। और माहेश्वर सूत्र वैसे भी संस्कृत के एग्ज़ाम में पूछ सकता है और 5 नंबर का रहता है जब भी पूछता है। तो आप लकार वगैरह जब पढ़ेंगे तो भी इसका काम आएगा, और अगर माहेश्वर सूत्र भी पूछे तो भी इसका काम आएगा। तो आप लोग इसे लिखिए, नोट करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। और हाँ, जब भी आप लोग किसी भी क्लास में ऑनलाइन पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठे, क्योंकि बहुत चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट रहता है जो आपको नोट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो देख लीजिए, फर्स्ट में अ ई उ नो हलंत है। तो अ ई उ, इसमें क्या है, माहेश्वर सूत्र का सबसे खास बात है उसके लास्ट का जो अक्षर होता है वो नहीं जोड़ा जाता। तो ये आप हर में देखिएगा, इसी में नहीं, हर में देखिएगा।
जो लास्ट वाला होता है उसे नहीं लिखा जाता। तो देखिए अ ई उ। दूसरा है री री क हलन, तो इसमें क हलन में री और लिड़ी। तीसरा है, इसलिए हम आप लोगों को पढ़ के सुना रहे हैं ताकि आप लोग अगर इस पे नहीं समझ पाएँ तो नोट करने में सुविधा हो। तीसरा है अ उ ड हलंत। तीसरा है, चौथा है ए औ च। पांचवा है ह थ व र ट हलंत है। छठा है ल न हलंत है। और सातवां है न म ड न म हलंत है। झ भ न हलंत है। ध ढ स है। 10वां है ज ब ग ड द स हलंत है। और 11वां है ख फ छ ठ त च ट त व। वैसे इस पे शुद्ध दिख रहा होगा। 12वां है क प य। और मार्कर 13वां है स श र हलंत, श श श र हलंत है। चौथा है ह और ल हलंत है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र है, इसे आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग संस्कृत का एक कॉपी बनाएं जिसमें सबसे पहला माहेश्वर सूत्र लिखें। नंबर लिख लें 7। अब हम आते हैं वर्ण पे। मेन टॉपिक हमारा था वर्ण। मेन टॉपिक हमारा था वर्ण। अब वर्ण किसे कहते हैं ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे। वर्ण लिखने के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। लिखने की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब ये सारे लोग नोट कर लीजिए, जितना भी चीज़ हम पढ़ाते हैं उसको नोट करते जाइए। हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तभी हम लोग समझेंगे कि अगर पीछे जो हम लेक्चर पढ़े हैं उससे हमको समझ आया कि नहीं, हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो फिर से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो लिख लीजिए। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अब हम लोग तो पढ़ते आए हैं वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, विसर्ग भी होता है, अनुस्वार भी होता है, बहुत है। लेकिन फिलहाल हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन। इतना हम सभी को पता होता है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसका डिफिनेशन भी सबको पता होता है। फिर भी हम अगर चैप्टर वाइज कर रहे हैं इसको पढ़ेंगे। स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है, आप लोग लिखते चले।
पहला था स्वर वर्ण। जिस वर्ण को बोलने में हमें दूसरे का सहायता नहीं लेना पड़े उसे स्वर वर्ण कहते। जैसे किसी काम को हम करते हैं जो हम खुद से कर लेते हैं तो कहते हैं हम सेल्फ डिपेंडेंट हो करके किए ये काम। यानी हम कभी 5 केजी चावल उठा के लाए, अगर हम अकेले उठा के ले आए तो हम खुद किए। अगर वही 50 केजी चावल उठाना है और सबको मिला के उठाए, या 5 केजी चावल उठाना है हम 2 आदमी मिल के उठाए, तो फिर वो सामूहिक हो गया। यानी सबको हमको हिस्सेदारी के साथ हमको मतलब मिल करके करना पड़ा उस काम को। तो जो अकेला किया जाए उसे सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं। जैसे हमने खुद से ये काम किया वो, तो स्वर वर्ण वही है जो खुद जिस वर्ण को उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़े, वो स्वर वर्ण कहलाता है। वैसे अगर आप लोग मेरा लेक्चर सुन भी लीजिएगा तो इतना है कि याद रहेगा, तो नहीं तो अगर आप लोग सुन रहे हैं, अगर याद नहीं रहने लग रहा है कि आपको याद नहीं रहेगा तो आप लिख सकते हैं। वैसे नोट करना तो इम्पोर्टेंट है हर चीज़ का को, इसलिए नोट बनाइए चाहे किसी भी सब्जेक्ट को। वैसे यहाँ पे सर लोग आते हैं, फिजिक्स पढ़ाते, केमिस्ट्री पढ़ाते, हर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो उसे भी आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे और नोट करें। जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण का सहायता न लेना पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसे सच पूछिए तो लिखने से ज़्यादा मज़ा बोलने में आता है, और अगर आप किसी बात को सुनकर उस बात को समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम ज़्यादा बोलते हैं। आपको लिखने का भी ज़रूरत पड़े तो हम लिख के भी देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। अब यहाँ लीजिए व्यंजन वर्ण। ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया। अब इसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए, जिसे उदाहरण कहते हैं। औ से औ तक, इसमें री और लिड़ी भी ऐड होता है, री और लिड़ी भी होता है ऐड। ये स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण पढ़िए। ठीक उसी का उल्टा, जिस वर्ण को उच्चारण करने में हमें दूसरे वर्णों का सहायता लेना पड़ता है वो व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन का मतलब समझिए भोज ही हो जाता है। जिसको उच्चारण करने में हमें एक से अधिक वर्णों का सहायता लेना वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। जिस वर्ण के उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों का सहायता लेना पड़े वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे क से लेके ह तक,
उदाहरण क से ह तक। इसमें कुछ उष्म वर्ण है, कुछ अनुस्वार है, कुछ संयुक्त वर्ण है। इन सब चीज़ों को अलग अलग करके हम अगले लेक्चर में डिफिनेशन करेंगे, क्योंकि स्वर वर्ण का भी बहुत सारा है। स्वर वर्ण भी का भी 3 है, व्यंजन का भी 3 है। तो इन सबको हम अगले लेक्चर, सबसे पहली बात आप लोग महेश्वर सूत्र याद कर लें, और अगले में आप लोग महेश्वर सूत्र याद करके जिन जिन बच्चों को महेश्वर सूत्र याद हो गया वो कमेंट करें और मेरा नंबर आप ऐड कर लें। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। अगर आपको पढ़ना है ऑनलाइन या ऑफलाइन संस्कृत तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये गारंटी है कि आप लोग अगर पढ़ते हैं तो संस्कृत में फेल नहीं होंगे। देखते रहिए।